हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी जीएस की क्लासेस संविधान का पहला पार्ट आ चुका है। क्या हो, आपने सब संविधान का पहला पार्ट का वीडियो मिल चुका है और आप लोग देख भी चुके होंगे। जैसा कि अब संविधान का मैंने बोला था, पहले ही वीडियो में बोला था कि संविधान का पार्ट 2 भी बनेगा। लास्ट में बोला था मैंने कि उसमें जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, वो क्या थे, बाकी थे। तो उसका पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे वो अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आपने जिसने पहला संविधान का पार्ट नहीं देखा है वो पहले जाए और हमारे जीएस क्लासेस बाय वीएस पर सर्च करें संविधान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसको पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपको पहले वीडियो के जो क्वेश्चन है वो पहले वीडियो से आपको रिलेट, जो दूसरा वीडियो आपको आज मिलने वाला है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है पहले वीडियो में, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम नहीं तो 20 नंबर आपको संविधान चैप्टर से आने की संभावना है। 20 नंबर के संविधान चैप्टर से आने की संभावना है आपके पेपर में। और देखिए, जीके ऐसा चैप्टर है, जीके एक ऐसा सिलेबस होता है जिसको ना कोई ख़त्म कर सकता है, ना ही कोई कहते हैं पूरा एक बार में कंप्लीट कर सकता है और पढ़ सकता है। तो आप लोगों को धीरे धीरे करके मैक्सिमम चीज़ें याद करा दी जाएंगी, मैक्सिमम चीज़ें, और जो भी चीज़ हैं वो आपको जीएस बाय वीएस चैनल पर ही मिलेंगी। जो और देख रहे हैं, जैसा कि पार्ट 2 हमारा आ चुका है, पार्ट 1 आपको देखना है। तो पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन क्या है वो है प्रस्तावना। क्या है प्रस्तावना को हमने क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में कुछ 2 क्वेश्चन बताए थे कि ये प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या है दोस्तों, प्रस्तावना जो है वो 4 देशों, क्या है, 4 देशों से प्रभावित है। सीधा पूछ लिया जाता है, प्रस्तावना कितने देशों से प्रभावित है, 4 देशों से। और वो देश कौन कौन से हैं, तो पहला कौन सा है, रूस है। कौन सा है, पहला कौन सा है, रूस है। दूसरा क्या है, फ्रांस है। कौन सा है दोस्तों, फ्रांस है। तीसरा कौन सा है दोस्तों, तो तीसरा आपका अमेरिका है। कौन सा, अमेरिका। ये 4 देशों से किससे, 4 देशों से प्रभावित है। कितने, 4 देशों से। नेक्स्ट है लास्ट, ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपसे पूछे संविधान की जो प्रस्तावना है वो सबसे ज़्यादा, तो ऑस्ट्रेलिया। जब इन चारों को ऑप्शन में रखेगा तो पर जब बेसिक जो फंड इसका स्ट्रक्चर किससे लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, किससे लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो रूस से लिया गया है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कथा। क्या लिया गया है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक कथा। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कथा। ठीक है, फ्रांस से क्या लिया गया, स्वतंत्रता समानता। क्या लिया गया, स्वतंत्रता एवं समानता। क्या ली गई है, समानता। क्या ली गई है, स्वतंत्रता एवं समानता, बंधुत्व। ठीक है, नेक्स्ट अमेरिका से क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, अगर पूछ ले कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। क्या लिया गया है, भाषा ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है उसकी भाषा शैली और स्ट्रक्चर। ठीक है, भाषा शैली। ये 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इस स्लाइड में हमने रखा। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन। पहला, प्रस्तावना कितने देशों से प्रभावित है, 4 देशों से। पहला रूस, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। और अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा कौन से जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिए। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा शैली किससे ली गई, कौन से देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। और भाषा किस देश से, देखिए भाषा और भाषा शैली, ये शैली जब वर्ड जुड़ जाएगा तब आपको ऑस्ट्रेलिया, अगर शैली वर्ड नहीं है तो अमेरिका लगाना है। क्या लगाना है, अमेरिका। नेक्स्ट, भावना भी। ठीक है, शैली, भाषा शैली व भावना। ठीक है, ये हो गया आपकी प्रस्तावना का। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा था कि संविधान लागू कब किया गया। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ये याद रखिए, संविधान लागू कब किया गया, 26 जनवरी को। कब, जिसको नहीं याद है, 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950। और पूरा निर्मित कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को ये पूरा निर्माण हो गया था संविधान का। तो ये क्वेश्चन
पूर्ण निर्मित कब हुआ था? पूर्ण निर्माण डेट तिथि पूछ ले तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में। कब? 26 नवंबर 1949 में ये पूर्ण निर्माण हो गया, संविधान का पूर्ण निर्माण हो चुका था। और लास्ट बैठक भी इसी दिन 24 तारीख को। कब थी? 24 जनवरी। कब थी? 24 जनवरी को इसकी लास्ट बैठक थी, 24 जनवरी 1950 की। इस स्लाइड को जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को। हटाते हैं इसको हम लोग। आप सभी ने बहुत अच्छे से नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट आ जाता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। हमारे सभी को पता है मौलिक अधिकार कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है हमारे अपने निजी जीवन को जीने के लिए। सबको अपना एक मौलिक अधिकार, अपना खुद का अधिकार होता है, सांस लेने का जैसे होता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये दो वर्ड है हमारे संविधान में इम्पोर्टेंट। तो मौलिक कर्तव्य को अभी हम बाद में समझेंगे, पहले क्या है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है सबसे पहले देख लेते हैं, किसके लिए नकारात्मक है, किसके लिए सकारात्मक है। पूछ लेता है कि मौलिक अधिकार किस के लिए सकारात्मक प्रयोग यूज़ किए जाते हैं, तो हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख दे रहे हैं, जो आपकी राज्यसभा है। क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक है। और अब एक याद रहती है कि लोकसभा, अपर हाउस लोअर हाउस होता है, ठीक है। लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा, ठीक है। सॉरी ना, राज्यसभा लिख दिया, राज्यसभा तो है आपकी लोअर हाउस। राज्यसभा के लिए क्या होती है पहले देख लेते हैं। ये जो राज्यसभा है उसके लिए क्या होती है? उसके लिए हमेशा नकारात्मक होती है। क्या होती है? नकारात्मक। क्या होती है? नकारात्मक होती है। क्या मौलिक अधिकार किस के लिए नकारात्मक होती है? तो राज्यसभा के लिए। और सकारात्मक पूछ ले कि मौलिक अधिकार सकारात्मक किसके लिए है, तो नागरिकों के लिए। किसके लिए? नागरिकों के लिए, ठीक है। क्योंकि ये किसके लिए बने मौलिक अधिकार? हम ही लोगों के लिए, ठीक है। नागरिकों के लिए ये बने हैं, ठीक है। किस रूप में आते हैं? सकारात्मक रूप में, सकारात्मक, ठीक है। ये मौलिक अधिकार से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि सकारात्मक रूप किसके लिए है? नागरिकों के लिए। और नकारात्मक रूप किसके लिए है? राज्यसभा के लिए। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना पढ़ाते हैं कि आप लोगों का नोट्स भी क्लियर हो जाए। नोट्स भी आप बनाते चलिए कि एक बार आप भाषा लिखेंगे कि मौलिक अधिकार नकारात्मक राज्यसभा के लिए है, फिर मौलिक अधिकार नकारात्मक सकारात्मक नागरिकों के लिए है। इस तरीके से नोट लिखेंगे आप। बेसिक छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, इसीलिए कहते हैं पेन कॉपी लेके बैठिए, जिससे कि आप लोगों को याद बना रहे। एक आता है हिंदी। हिंदी जो महीना है वो किसको कब लागू? हिंदी महीना, हिंदी महीना क्या किसे कहते हैं ये देख लीजिए। हिंदी महीना का शीर्ष क्या है, ठीक है। क्या है? हिंदी महीने के शीर्ष, हिंदी महीना का शीर्ष क्या है? तो हिंदी महीना का शीर्ष क्या है? मार्गशीर्ष। क्या है? मार्गशीर्ष। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही कम लोगों को, कहीं नहीं पढ़ाया जाता। डीपली क्वेश्चन लेके आते हैं, डीपली क्वेश्चन। मार्गशीर्ष, हिंदी महीने का शीर्ष क्या है? मार्गशीर्ष। और तिथि कौन सी है? तिथि अगर पूछ ले, ये क्वेश्चन तीनों एक साथ ही दिए जाते हैं। हिंदी महीने का मार्च महीना शीर्ष क्या है, और मार्गशीर्ष है, और तिथि क्या है? तिथि है शुल्क सप्तमी। कौन सी सप्तमी? शुल्क सप्तमी, शुल्क सप्तमी। सप्तमी, शुल्क सप्तमी तुम्हारी तिथि हो गई। अब एक विक्रम संवत पूछ लिया जाता है कि विक्रम संवत कब लागू होता है? विक्रम संवत, ठीक है। तो ये 2006 की बात, कब की? 2006 की बात है। ये हो गया आपका इस स्लाइड का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है कि अनुच्छेद 12 में क्या रखा गया है? अनुच्छेद 12 में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इसमें रखा है। अनुच्छेद 12 में क्या कहा है? अनुच्छेद 12 में कहा है कि राजभाषा की परिभाषा समझाया गया। क्या? अनुच्छेद 12 में राजभाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी राज्य भाषा है। क्या है हमारी? राज्य भाषा। और जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, अगर वीडियो की मेरा पहला वीडियो संविधान का देखा तो उसमें मैंने बताया कि राजभाषा हिंदी को कब घोषित किया गया। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो राजभाषा क्या है? राजभाषा को परिभाषित किया है, क्या किया है? परिभाषा
को समझाया या परिभाषित किया। देखो परिभाषा समझाया लिख देते हैं, परिभाषा समझाया। ठीक है, क्या किया है, राजभाषा को परिभाषा के रूप में समझाया। राष्ट्रभाषा की जो हमारी हिंदी क्या है, राजभाषा है, उसकी परिभाषा को समझाया है कि हिंदी क्या है और क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जल्दी से स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड क्या है। आगे देखते हैं, आपने उसको नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि नायिक क्या है, नायिक, नाई वाला नायिक नहीं, न्याय वाला न्यायिक। न्यायिक पुनरावलोकन, क्या, पुनरावलोकन। नायिक पुनरावलोकन कितने भागों या कितने भागों में या कितने आधारित है, ठीक है। नायिक पुनरावलोकन कितने आधार हैं, ये देख लेते हैं, सीधा क्वेश्चन बना लेते हैं। कितने लिखा है, ये आधार है, ठीक है। नायिक पुनरावलोकन के कितने आधार हैं, 2 आधार हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, केवल ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कितने आधार हैं, केवल 2 आधार हैं, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं कुछ डीपली पूछा जाता है कि इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पूछ लिया जाता है। केवल यही क्वेश्चन आता है कि नायिक पुनरावलोकन में कितने आधार हैं, तो 2 आधार हैं। अब एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है कि आपके जो अनुच्छेद 13 है, क्या है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में क्या होता है, विद्यार्थी कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन। जैसे कि अभी मैंने बताया न्यायिक पुनरावलोकन कितने भागों आधार पे, 2, और अनुच्छेद 13 में इसी के बारे में कहा गया है कि विद्यार्थी, क्या बोला है, विद्यार्थी कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। यही बताया गया है कि अब सीधा सीधा पूछ लेगा कि विद्यार्थी कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 13 में। क्या है, अनुच्छेद 13 में। इससे ये इंपॉर्टेंट बनता है, इससे ये इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137, 137, अनुच्छेद 137 में क्या है, न्याय द्वारा युद्ध का निर्णय की समझ, क्या है, न्यायालय द्वारा, न्याय द्वारा नहीं, न्यायालय यानी कि कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा युद्ध के निर्णयों की, क्या, युद्ध के निर्णय की, युद्ध के न्यायालय द्वारा युद्ध के निर्णय की क्या, समीक्षा, क्या, समीक्षा के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद में है, न्यायालय द्वारा युद्ध के निर्णय की समीक्षा, अनुच्छेद 137, ठीक है, अनुच्छेद 137। और पूछा भी जाता है, क्योंकि पूछे हुए क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन ही हम पढ़ा रहे हैं, क्या प्रीवियस ही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। अनुच्छेद 135 की बात कर ले, सॉरी, अनुच्छेद से 35 यानी कि केवल 35 की बात कर ले, अनुच्छेद 35 यानी कि 35 की बात कर ले, तो इसमें पूछा मौलिक अधिकारों का संशोधन एवं शक्ति के संसद के पास है। किसके पास है, मौलिक अधिकारों की शक्ति। ये समझ लीजिए सीधा सीधा कि मौलिक अधिकार में जो संशोधन होते हैं वो संसद के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लेते हैं कि आपको 2-3 क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाए कि मौलिक अधिकार में संशोधन शक्ति केवल किसके, संसद के पास है, किसके, संसद के पास है। और इसका जो ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि ये जो बात है कि मौलिक अधिकार संशोधन की शक्ति है, जब मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार है उसके संशोधन में जो शक्ति है, जो संशोधन कौन कर सकता है, इसमें केवल संशोधन एक संसद के पास है, किसके, और ये किसमें, अनुच्छेद किसमें, 35 में कहा गया है, किसमें, अनुच्छेद 35 में। और इस तरीके से आपको सीधा मौलिक अधिकार के संशोधन के पास शक्ति किसके पास, संसद के पास, और किस अनुच्छेद में, 35 अनुच्छेद में रखा गया है। कौन से अनुच्छेद में, 35 अनुच्छेद में रखा गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आ जाता है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352,
352 में ये कौन सा अनुच्छेद और कौन से अनुच्छेद की बात कर ली सर? अनुच्छेद 352 की बात कर ली। कौन सी? 352 अनुच्छेद, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रीय आपातकाल में लगता है, क्या लगता है? अनुच्छेद राष्ट्रीय क्या लगता है? आपातकाल लगता है। किसमें बात करिए? राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? आपातकाल कब लगता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है किसके? अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग। इसने लिखा है कि 352, अगर सीधा सीधा पूछ ले राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 352 में दिया गया है। किस अनुच्छेद में दिया गया है? 352 में, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट स्लाइड, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? आगे है मार्शल लॉ। क्या है दोस्तों? मार्शल लॉ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्शल लॉ किस अनुच्छेद में आता है? ये मार्शल लॉ आपका 34वें अनुच्छेद कौन सा? 34वें अनुच्छेद के तहत मार्शल लॉ आता है, ठीक है। मार्शल लॉ किस अनुच्छेद में रखा गया है? मार्शल लॉ आपका 34वें अनुच्छेद में रखा गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य, ठीक है। तो कौन थे? एस रे। कौन थे? एस रे। एस रे। 3 सदस्य थे। कौन से? पहले तो पूछ ले कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। पहला सदस्य एस रे, फिर AR अंतुल्य। कौन से? AR अंतुल्य। AR अंतुल्य। नेक्स्ट है CS स्टीफन। CS स्टीफन, ठीक है। कौन है दोस्तों? CS स्टीफन। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जो सदस्य हैं, कौन है? 3 सदस्य हैं। पहले तो कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। कौन कौन? एस रे, एस और AR अंतुल्य, CS स्टीफन। कौन? AR अंतुल्य, CS स्टीफन। ये 3 सदस्य हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति के। पूछ लिया जाता है कि जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, ये और इसमें पूछ लिया जाएगा। अब तीनों के नाम तो दिए होंगे, साथ में एक जवाहरलाल नेहरू, पंडित, और कुछ भी नाम दे देंगे, कोई भी चौथा नाम दे दिया और पूछ लेंगे जैसे आपने इन तीनों को नहीं याद रखा, और पूछ लेंगे कि ये इनमें से कौन सा स्वर्ण सिंह समिति का सदस्य नहीं है। तो आप लोग जैसे जवाहरलाल नेहरू दिया, आप लोग सोचेंगे संविधान सभा का क्वेश्चन है और संविधान से रिलेटेड जवाहरलाल नेहरू भी थे और इनके नाम आपने कभी पढ़े नहीं, तो ये लोग अंग्रेज लगेंगे आप लोग को, और आप लोग जवाहरलाल टिक कर देंगे और आप लोग गलत कर देंगे, सॉरी, और आप लोग इनमें से कोई एक टिक कर देंगे और आप लोग उसको गलत कर देंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू स्वर्ण सिंह समिति सदस्य आपको लगेगा, पर जबकि वो नहीं है। तो 3 सदस्य थे, केवल आपको याद करना है कौन से 3 सदस्य थे? एस रे, AR अंतुल्य, CS स्टीफन, ठीक है, CS स्टीफन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य। सर जी आज रब बहुत कर रहे हो हैं आज, बेटा पता नहीं क्या हो रहा है। मूल कर्तव्यों को क्या कहा गया है? मूल कर्तव्यों को 100 पीस, सच में ये 100 पीस ही हैं एक तरीके से, 100 पीस और तथा अमृत अक्षर की संज्ञा दी। किसने? 100 पीस तथा अमृत अक्षर की संज्ञा दी। तो पहले तो पूछ लेगा कि सीधा ये क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों को 100 पीस क्यों? 100 पीस सच में है, क्योंकि कोई भी वो कर्तव्य निभाता नहीं, केवल वो 100 पीस के रूप में ही उसमें रखे गए हैं संविधान के अंदर। अमृत अक्षर की संज्ञा किसने दी थी? RC लोहाटी ने। किसने? RC लोहाटी। RC लोहाटी ने क्या किया?
ये बात बोली कि मूल कर्तव्य को शो पीस तथा अमृत अक्षर की संज्ञा किसने दी, ये कहा था। अमृत अक्षर और शो पीस कौन क्या है, मूल कर्तव्य। और इसको किसने कहा, आरसी लोहाटी ने। किसने कहा, आरसी लोहाटी ने। नेक्स्ट आ जाता है संघ की कार्यपालिका का वर्णन किसमें किया है, संघ की यानी केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 से 78। कौन से अनुच्छेद 52 से 78 में इन कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है कि राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन करने पर ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को, ये सीधे लिखते हैं, संविधान उल्लंघन पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और कोई भी कारण नहीं है कि आप उन पर महाभियोग लगा सकें। केवल संविधान का उल्लंघन, अगर संविधान में ऐसी बात लिखी है जो उन्होंने की है, अगर जैसे कि लिखा है कि ये काम आपको नहीं करना है, अगर उन्होंने कर दिया है तब आप उन पे मुकदमा और 14 दिन का एक नोटिस जारी कर सकते हैं और राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों सदनों में किसी एक लोअर हाउस या अपर हाउस में दोनों में चलता है। आप किसी से में स्टार्ट कर सकते हैं, या तो लोअर हाउस में भी पहले जा सकता है या तो अपर हाउस में भी पहले जा सकता है। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा पूछ लेता है कि अनुच्छेद किस में कहा गया कि संविधान उल्लंघन पर राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अनुसार ये बात बोली गई है कि संविधान का उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति को अपने पद से या हटाया जा सकता है, और हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, महाभियोग। क्या बोलते हैं, महाभियोग। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से उम्मीदवार हैं जो अकेले ही खड़े हुए, जो कि बिना किसी पार्टी के अध्यक्ष होके भी अकेले खड़े हुए, यानी स्वतंत्र रूप में खड़े हुए और प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव जीता, ऐसे कौन है। तो सीधा प्रश्न लिखते हैं, वी गिरी। कौन है ये, वी गिरी जी। कौन, वी गिरी। ठीक है, वी गिरी वी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार, स्वतंत्र क्या है, ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। ठीक है, वी गिरी कौन है, वी गिरी ने स्वतंत्र रूप से, जो अकेले बिना किसी पार्टी के सहयोग से, बिना किसी पार्टी से, और जवाहरलाल नेहरू क्या थे, एक पार्टी थी जिसका नाम क्या था, कांग्रेस था। अब नेक्स्ट आ जाता है, राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्तियां दी गई और किस अनुच्छेद में लिखा गया है, किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को वीटो पावर मिली, पति को, और वीटो पावर कितनी है, 3। ठीक है, वीटो पावर में 3 शक्तियां उनके पास। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त है, तो ये बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद आपका 111। कौन सा, 111, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में ये बात कही गई थी कि राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त है, वो भी कौन, कितनी, 3 शक्तियाँ। वीटो पावर में कितनी शक्तियाँ, 3 शक्तियाँ हमारे राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। नेक्स्ट आ जाता है विधेयक हस्ताक्षर। ठीक है, पहली कौन सी है देख लेते हैं, तीनों पावर का नाम देख लेते हैं, विधेयक हस्ताक्षर, विधेयक हस्ताक्षर।
ठीक है, पहली कौन सी है, विधेयक हस्ताक्षर। दूसरी देख लेते हैं, दूसरी है पुनर्विचार के लिए लौटाएं। जैसे कोई आपने या आप नहीं किया, जैसे कि कोई प्रधानमंत्री ने क्या किया, एक नोटिस लिया और उसमें ये बातें लिख दी कि अब कल से नोटबंदी होगी, परसों से कहते हैं गैसे की रेट बढ़ा दी जाएंगे, ये वो को सारी डिमांड लिख दी। और उनको जैसे राष्ट्रपति जी को, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं समझ में आया कि हमें भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो पुनः विचार के लिए उसे वापस लौटा सकती। तो पुनः विचार के लिए लौटाएं। ठीक है, दूसरी शक्ति हो गई। और ये तीसरी शक्ति कौन सी है, तीसरी शक्ति आपकी जेबी वीटो। क्या है, जेबी वीटो। सर ये जेबी वीटो क्या है, जेबी वीटो क्या है, विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। क्या, विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना, कोई निर्णय नहीं करना। अगर जैसे विधेयक पर उनको हस्ताक्षर करना है तो वो कर देंगे, अगर उनको कोई निर्णय नहीं करना है कि भैया ये नहीं होगा तो वो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास पूरी पावर, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, हमारे भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं, जिनको हम पहचानते हैं। ठीक है, तो जेबी वीटो, विधेयक पर कोई निर्णय नहीं। जल्दी से इस स्लाइड को भी आप लोग नोट करिए, जल्दी से फटाक से हटाते हैं इसको हम लोग और आगे देखते हैं। फिर अब जो स्लाइड आने वाली है वो आपकी लास्ट स्लाइड है आज की। ठीक है, तो एक है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। पूछ लेते हैं सीधा सीधा कि महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 61, किसमें, अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अनुच्छेद 61 में, किसमें, अनुच्छेद 61 में। और सेम क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि महाभियोग हटाने की, क्या, हटाने की प्रक्रिया का इस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 57, किसमें, अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 56 के अंतर्गत आता है। किसमें आता है, अनुच्छेद 56 के अंदर। और इस स्लाइड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बेटा है वो है कि 16वें वित्त आयोग के रूप में, 16वें वित्त आयोग के रूप में किसे अध्यक्ष चुना, या 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे, नंद किशोर सिंह। कौन थे, नंद किशोर सिंह। ब्लैक पेन से लिखते हैं, नंद किशोर सिंह। कौन थे, नंद किशोर सिंह। 16वें वित्त आयोग के रूप में अध्यक्ष किसे चुना गया था, नंद किशोर सिंह को। ठीक है, नंद किशोर सिंह को। नेक्स्ट आ जाता है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगर ये नाम आपको पहली बार सुना लग रहा है तो इसका मतलब आपने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा और नहीं सुना। ठीक है, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो को नहीं देखा है, पहली वाली आप संविधान का पार्ट 1 देखिए। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाए कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन है। उसमें आपको बताया है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन है और उन्होंने क्या कहा था जिसके बारे में इनको इतना प्रचलित किया गया। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1969 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने। ठीक है, इसलिए और थोड़ा इम्पोर्टेंट है जो आपको याद करना है, इसलिए थोड़ा और इम्पोर्टेंट जो आपको याद करना है। और आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 20C के अंतर्गत, यानी कि 20C के अंतर्गत क्या आता है, किसी व्यक्ति के लिए
किसी व्यक्ति को, जैसे कि एक क्या है 20, ये इंपॉर्टेंट आप ही लोगों के लिए, खास कर ये आप लोगों के लिए, जैसे कि आपने कोई जुर्म कर दिया या कोई भी गंदा अपराध कर दिया को, तो उसके लिए आपको एक बार से ज़्यादा आपको सज़ा नहीं दी जा सकती, एक बार से सज़ा ज़्यादा दंडित नहीं किया जाता है। किसी व्यक्ति के लिए गंदे अपराध की या गंदे अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार दंडित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो पहले बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। और अगर जैसा भी वीडियो आपको, जितना भी वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर पूरा और अच्छे समझ में आया तो वीडियो को अपने दोस्तों और भाई बहन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को आप दूसरों को जितना ज्ञान देंगे उतना ही ज्ञान आपके अंदर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान बांटिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दूसरों हमारे इस वीडियो को, छोटे भाई बहन को शेयर, सब्सक्राइब करें, और चैनल जो लोग नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।